हम बात कर रहे हैं मिसेस सुचिता सिंह, जिन्होंने मिसेस एशिया इंटरनेशनल, मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब जीता और पूरे बिहार का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया। तो स्वागत करते हैं हम लोग सुचिता सिंह जी का। स्वागत करते हैं सुचिता मैम आपका हम लोग। और सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपके बारे में हम लोगों ने काफ़ी सुना है, तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप खुद के बारे में हमारी जनता को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, जो आपको जानते हैं, जो आपके फैंस हैं, और जिन लोगों तक हमको आपकी इस बातों को पहुंचाना है, हम चाहेंगे कि उनको आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। मैं सुचिता सिंह, मिसेज एशिया इंटरनेशनल क्राउन विनर फ्रॉम दुबई, मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल क्राउन विनर फ्रॉम दुबई, और इसके साथ मैंने बहुत सारे सब टाइटल्स भी वहाँ से लिए थे। इसके पहले मैं मिसेज इंडिया के लिए भी चुनी गई थी, मिसेज इंडिया फोटोजेनिक फेस। और उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली बहुत सारे ब्रांड के लिए, मैगजीन्स के कवर पेज के लिए फ़ोटोशूट्स वगैरह करवाए। और अभी भी मैं मॉडलिंग के लिए बहुत सारे काम जो मिलते हैं तो करते रहती हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस लाइन में आने से पहले जी, कुछ बातें हम जानना चाहेंगे, और ये जानना चाहेंगे कि आपकी बचपन की यादें कैसी रहीं, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, और आज आप जिस मुकाम पे खड़ी हैं, इस मुकाम तक पहुंचने में आपको कैसे कैसे संघर्षों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और आज जिस जगह पे आप हैं यहाँ पे आने में आपको कितना समय लगा। ऐसा है कि ये सपना तो ज़रूर था बचपन में कि मैं एक मॉडल बनूं, क्योंकि जब मैं बड़ी छोटी थी उस वक़्त सोशल मीडिया और ये सब कुछ था नहीं, ना तो मोबाइल था ना कुछ था। लेकिन उस वक्त टीवी पर शो आया करता था, और उसमें जो एक शो था उसमें अक्सर मैं देखती थी मॉडल्स में कंटिन्यूसली जा रही हैं। मतलब छोटी थी मैं, उस वक्त मैं इतना समझती नहीं थी, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इतनी लंबी लंबी लड़कियां और इतने लंबे लंबे हेयर्स इतने स्टाइल में चलती हैं, मुझे ये चीज़ बड़ा अट्रैक्ट करता था। लेकिन उस वक्त मैं समझती नहीं थी ये सब है क्या। सोची थी मैं भी कभी यहाँ जाके चल सकती हूँ ऐसे क्या लेकिन वो बात फिर उस वक्त ही ख़त्म हो गई। लेकिन जब मैंने सुना कि ये लोग फिर मिसेज इंडिया बनती हैं, मिसेज एशिया बनती हैं, जब मैं 10-11 में आई तो पापा को एक बार बोला भी कि मैं मिसेज इंडिया के लिए मैं जा सकती हूँ क्या। पापा बोले नहीं बेटा, हम लोगों के ये बैकग्राउंड में नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, और इसके लिए बाहर रहना होगा, बहुत तरह की ट्रेनिंग होती है, बहुत तरह का उसमें फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, तो ये हमारे बस का नहीं है। फिर मैं भी भूल गई इस बात को। फिर उसके बाद शादी हो गई, 11 के बाद मैंने शादी कर ली, तो उस वक्त और भी जिम्मेदारियों के कारण ये सब बातें पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी, फैशन या फिर ये सब चीज़ मुझे, स्मार्टनेस, एक फिटनेस, ये सब चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी और आज भी करती हैं। तो मेरा बचपन से ये रहा है, खान पान में मैं हमेशा सतर्क रहती हूँ। मेरा सब मतलब आप मेरे मम्मी को बात करेंगे ना तो बता देंगी वो कि मेरा खाना पीना कैसा रहा बचपन से। ये नहीं कि अभी की बात मैं बता रही हूँ कि एज अ मॉडलिंग के लिए या कुछ नहीं, ये सब नहीं। मेरा रहा है कि नहीं इतना ही खाना है, जब भूख लगेगी तभी खाएंगे, सादा खाना खाएंगे, ज़्यादा बाहर का कुछ नहीं खाएंगे। ये मेरा बचपन से रहा है कि नहीं, जो भगवान ने दिया है उसको बचा के रखना है जी। जैसा कि मैम अक्सर कहा जाता है कि औरतों के सपने, जिनको सिर्फ चूल्हे में और घर के चूल्हे में उसको सिमटा दिया जाता है, सिर्फ मतलब जितने भी यहाँ पे आज, क्योंकि आप ऑलरेडी बिहार से हैं और आप इस चीज़ को समझ सकती हैं कि बिहार के महिलाओं को दबा के रखा, शायद मुझे को ये भी नहीं, मैं लगता है समझ रही, आप बोले। हाँ, पूरे इंडिया की औरतों को दबा के जी जी रखा जी, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बीच आपको सबसे ज़्यादा किन्होंने सपोर्ट किया, आपको इस रास्ते पे चलने में, आपको हर एक डेग पर किसका सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा मिला? सबसे पहले मैं इसके लिए अपने भगवान को याद करती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये शक्ति दी कि मैं इन सब सिचुएशंस को लड़ सकूँ, और मैं इसको फेस करते हुए भी मैं इसके ऊपर से मैं जा सकूँ। मतलब मैंने लांघा है उन सभी सिचुएशंस को, जो सब सिचुएशंस ऐसे आए हैं तो मैं कहूँ कि मैंने उसको लांघ दिया, मैंने उसको बिल्कुल अवॉइड किया। जिसको भी जो भी सोचना है सोचे, बोलना है बोले, करना है करे, मुझे जो करना है मुझे करना है, बस बात खत्म। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि बस भगवान मुझसे कोई गलती ना हो और मैं अपने सही रास्ते पर, सही जगह पर
अगर जाने का मैंने सोचा है तो मैं जाऊं और मैं प्रूव करूंगी कि एक हाउसवाइफ इतनी लाचार और इतनी ऐसी बेमतलब की चीज़ नहीं होती जैसा उसे समझ लिया जाता है। तो यही बात थी मेरे दिमाग में कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि एक हाउसवाइफ मैं हूँ, क्योंकि मुझे बनना तो नहीं था हाउसवाइफ, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस आते गए कि बस सिमट के मैं घर में रह गई। लेकिन मुझे फिर लगा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को करना, क्योंकि मैंने कोई गलती जब की ही नहीं है तो मैं ऐसे क्यों, और फिर समय है मेरे पास अब, तो मैं करती हूँ मुझे जो जी मैं। सही, आपकी पीछे की एक कहानी भी है कि आप एक LIC एजेंट भी रह चुकी हैं, जी जी तो इसके पीछे की क्या कहानी है? जी, मैंने जैसा आपको बताया, मैं घरेलू महिला बनना नहीं चाहती थी कभी से भी, कभी नहीं। मुझे लगता था कि 2 पैसे जो भी हों, बस काम में बिज़ी रहो, 2 पैसे कम ही आएंगे चलेगा, लेकिन कहीं बिज़ी रहो। और बिज़ी रहना सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि मैं अगल-बगल जाके बैठना, गॉसिप करना, उसकी बात उसको, उसकी बात उसको, इन सब चीज़ों में मैं कभी रही नहीं हूँ। ये पटना में मेरा, आप कहीं से पता कर लो, 4 औरतों के बीच बैठे हुए आपने कभी देखा नहीं होगा मुझे। तो मेरा उन सब चीज़ों में मन नहीं लगता। मैं नहीं कहती कि वो सब गलत हैं, लेकिन मेरा मन वहाँ नहीं लगता है। तो मेरा लगता है कि मैं कुछ क्रिएटिव करूँ, कुछ ऐसा करूँ जो कि मुझे भी अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे। तो मैं इन सब चीज़ों पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की चीज़ें होती हैं, तो मैंने सिलाई कढ़ाई से लेके खाना बनाना से लेकर के सब कुछ सीखा। शादी के बाद सीखा, शादी के पहले खाना वाना बनाने के लिए कभी किचन में जाना अलाउ नहीं था, लेकिन सीखा क्योंकि मुझे ये पसंद है। मुझे लगता है कि मुझे हर चीज़ मुझे आना चाहिए तो सीखा। उसी तरह से मैंने इन सब चीज़ों को भी सीखा। आप अपने लाइफ का कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कोई एक ऐसा पल बताइए जो आज तक आपको याद है और वो आपको मोटिवेट रखती है। मैं जब छोटी थी तो हमेशा मुझे लगता था कि मैं ऐसी छोटी रह जाऊंगी और कभी बड़ी नहीं होंगी, मतलब कि स्कूल जाना, घर आना, इससे आगे कभी सोचा नहीं था कि कभी बड़े होंगे तो कभी ऐसी भी जिम्मेदारियां भी होती हैं जो जैसे मम्मी पर है वैसे मेरे पर भी होगी। लेकिन जब ये सब जिम्मेदारियां आई तो आजकल की लड़कियों की तरह मैंने ऐसा कभी उस चीज़ को नहीं लिया कि हाय हाय अब हम क्या करें, अब हम कैसे करें, अब तो हमसे कुछ होगा नहीं, मम्मी क्या जाके बैठ गया, चाहे कहीं जाके बैठ गया। एक्चुअली जितनी भी सिचुएशंस आते गए मैंने उसको इजीली एक्सेप्ट किया, चाहे तो वो घर के प्रॉब्लम्स हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो मेरे मन का कोई सपना था टूट गया हो या नहीं पूरा हुआ हो, उसको मैंने बहुत इजीली आराम से एक्सेप्ट किया। मुझे लगा कि दुनिया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें यहाँ होते रहती हैं और ये चीज़ें आजकल की लड़कियों को भी समझनी पड़ेंगी कि जो चीज़ें होती हैं उनको इजीली एक्सेप्ट करो, थोड़ा संतोष करो, थोड़ा वेट करो, पेशेंस थोड़ा ज़रूरी है। और मैंने पेशेंस रखा, मैंने सालों साल पेशेंस रखा कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जो मैं चाहती हूँ वो होगा, घर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, या फिर घर के कंडीशंस जो भी थे, मतलब फिनेंशियली जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो जाएंगे। विश्वास भगवान पे रखना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। ये चीज़ें मेरे जो था कि मैं कभी टूटूंगी नहीं, कभी गिरूंगी नहीं कहीं पैसों के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, मैं किसी भी इंसान के पास नहीं गिरूंगी। ये मेरा एक अपना रूल है, आज भी ये मेरा उसूल है। मैं कमाना चाहती हूँ, मैं कमाना चाहती थी और इसके लिए मैंने LIC भी किया था और आज भी मैं कमाने के लिए, मतलब ये कमाने का मतलब पैसा अर्न करना बहुत ज़्यादा वो नहीं, मतलब कि इंगेज भी रहो, 2 पैसे भी आए और इंगेज भी रहो। सबसे बड़ा चीज़ है इंगेजमेंट होना, क्योंकि उसे फितूर की बातें दिमाग में आती नहीं है। तो ये सब चीज़ें मेरी शुरू से रही है आदत, तो उसी के तहत मैंने ऐसे LIC भी किया था, तो उसी के तहत किया था। और अभी भी मैं जो कुछ भी करती हूँ तो वो मेरा एक अपना जो रूल है अपने लाइफ जीने का, कहीं गिरना नहीं है, टूटना नहीं है, पैसों के लिए कहीं किसी के पास झुकना नहीं है। अपने जो पापा से मैंने सीखा है इज़्ज़त की ज़िंदगी जीनी है, तो इन चीज़ों पर मैंने हमेशा अपने आप को खरा साबित किया है। और जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं नज़दीक के, वो आप कहीं भी किसी से भी पता कर लें, आप तो पत्रकार लोग हैं तो आपको मिल जाएगा मेरा रिकॉर्ड कि कैसी लड़की मैं बचपन से रही हूँ और आज भी मैं कैसे हूँ। आप ऑलरेडी एक मैरिड वुमेन हैं हम्म, और अभी के ज़माने में भाई हो या कोई अदर इंसान हो, वो भाभी कह करके बुलाते हैं। जी जी। तो ये भाभी वर्ड का आपके लाइफ पाथ में क्या मतलब, इस वर्ड का क्या आपके मतलब वैल्यू है? कहाँ से ये वर्ड आया, इसकी उत्पत्ति, इसके बारे में आज के लोगों की सोच, क्योंकि आज तो लोग इस चीज़ को गंदा कर चुके हैं। भाभी मतलब पहले लोग
भाभी वर्ड को माँ समान समझते थे, आज लोग भाभी वर्ड को कुछ किसी अलग नज़र से देखते हैं। आज ही नहीं, मैं जब से होश संभाला है मैंने इस चीज़ को मैंने देखा है। तो ये आज की बात तो नहीं है, मे भी आज ये चीज़ फैल रही हैं और लोग जान रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन मैंने हमेशा से देखा है लड़के भाभी बोलना पसंद करते हैं और लड़कियां भैया बोलना पसंद करती हैं। तो लड़कियों को होता है कि भैया बोलेंगे तो हमें थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, थोड़ा इनके पास कंफर्टेबल होंगे, और लड़कों को लगता है कि भाभी बोलेंगे तो हंसी मजाक करेंगे। हाँ, ये हमारा मतलब कहते हैं कि भाई की बीवी मतलब आधा वर देवर होता है, तो हम ही आधा वर हो जाएंगे। तो इसमें सोच का फ़र्क आप खुद ही देख लीजिए किसकी क्या सोच है। लड़कियां सिक्योरिटी चाहती हैं, अपने लोगों को चाहती हैं, पापा और भाई जैसे पुरुष को चाहती हैं, और लड़के भाभी जैसी स्त्री को चाहते हैं जिसके साथ उच्छृंखल होकर के भी व्यवहार कर सकें और अश्लील मजाक कर सकें या फिर उटपटांग हरकतें कर सकें, और उसके बाद उनको इजीली माफ़ी मिल जाए कि वो तो देवर है, अब क्या करोगे, मजाक है कर दिया तो उसको छोड़ो हटाओ, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ को आप देखिए, इनकी मेंटेलिटी दोनों की कहाँ पर कैसी है, ये चीज़ दिखती है इससे। समाज बहुत बड़ा है और पूरे समाज में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे आसपास के लोग सबसे पहले देखते हैं। तो इस बीच हमारे पड़ोसी भी होते हैं। जी जी। तो जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो या तो टांग खींचते हैं या तो हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं। तो आपके पड़ोसी कैसे रहे? मेरे पड़ोसी, मैंने आपको पहले बताया मैं किसी झुंड में बैठती नहीं हूँ, और इतना काम होता है घर के बाद बाहर का, बाहर के बाद घर का, फिर जिम जाना होता है, तो इन सब को लेके इतना टाइम नहीं मिलता कि किसी के पास बात कर सकें। और यहाँ कोई कहाँ क्या कर रहा है किसी को किसी से मतलब भी नहीं है इस जगह पे। तो मैं भी सेपरेट अपने घर में रहती हूँ, और कौन क्या कह रहा है फिर पीछे से मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी के जाती ही नहीं हूँ, और उन लोग भी कहाँ है कौन है कुछ नहीं पता मुझे रहता किसी के बारे में। औरत और मर्द, आज पूरे भारत में आप अगर देखेंगी तो हर जगह पे महिलाओं को पहले दबाया जाता था, लेकिन अब भारत की महिलाएं सशक्त हो गई हैं। और आप हर दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगी या फेसबुक स्क्रॉल करेंगी या गूगल न्यूज़ स्क्रॉल करेंगी तो आपको महिलाएं अपने पति को मारते हुए दिखेंगी। तो ये औरत और मर्द के बीच का फर्क क्या है, इसको थोड़ा आप बताइए कि भाई क्यों दहेज पर रोज ऐसे हो रहा है, रोज क्यों रेप हो रहे हैं, क्यों वो रेप करने के बाद भी बच जा रहे हैं, क्यों नहीं उनको मार दिया जाता है, क्यों नहीं ऐसा कोई कानून है जो कि 24 घंटे में उसको पकड़ के उसको अंदर करे, उसका सजा दिया जाए उसको पर्याप्त रूप से। लड़कियां दहेज के लिए लाखों मारी गई अब तक, और लड़के रोज का रेप, जब हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ भी 10 रेप अभी हो रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हंगामा हो रहा होगा, इन सब पर कोई चर्चा नहीं। यहाँ तक कि न्यूज़ में, मीडिया में हर जगह लड़कियों का नाम छुपा देते हैं लोग, में भी कहते हैं कि भाई उनका नाम मत उजागर करो, उससे उनकी बेइज्जती होगी। भाई हमारी लड़कियों की बेइज्जती नहीं होगी, आप लोग इजीली नाम दो, क्योंकि 4 नाम जैसे गिनवा दिया आपने, सोनम और फलाना ढमकाना मुस्कान वगैरह, तो ऐसे ही उनका भी नाम यहाँ रखिए कि ये पीड़ित है, ये लड़की पीड़िता है, तो उसका नाम भी वहाँ रखिए, क्योंकि वो पीड़िता है, वो उसने कोई क्राइम नहीं किया है, तो उसका नाम तो आप छिपा लेते हैं। अभी वहाँ लड़के हल्ला करते हैं सोशल मीडिया पर कि हाँ कहाँ कोई लड़की है बताओ, किसी का भी तो ऐसा हुआ नहीं है, आप 10 का नाम बताइए। अरे कहाँ से नाम बताएंगे, हमने आपने नाम छिपा रखा है सबका। नहीं तो आप अगर जितने भी सर्वे हुआ है अभी तक, आप देखिए सर्वे में हमेशा निकलता है लाखों औरतें का रेप हुआ, मार दी गई, रोज का, तो रोज का मतलब मैं तो स्टेटस में डेली 10-20 लगा देती हूँ, आप भी देखते होंगे, बहुत लोग देखते होंगे। मेरे स्टेटस में सिर्फ वही होता है, लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, न्यूज़ होते हैं या उनके साथ जो भी कानूनन जो उनको अभी अधिकार प्राप्त हो रहा है वो, और उस कानून का फिर दुरुपयोग कैसे होता है। अभी पुरुष आयोग बनेगा, ये होगा, हंगामा क्यों बनेगा, बिना पुरुष आयोग के तो इतना दिन से इतना ये हंगामा कर रखा है, अभी बन जाए तो क्या ही करेंगे फिर ये लोग, क्या करेंगे फिर। और जो लड़कियां आज ऐसे कर रही हैं, अगर तो मान के चलिए कि अगर आपने किसी को 10 थप्पड़ मारा है तो 1 थप्पड़ उलट के आपको मारेगा वो, ये बात पुरुषों को जाननी पड़ेगी, आपको माननी पड़ेगी कि आखिर उसके भी समय कोई चीज़ का बर्दाश्त करने की एक उसके भी एक क्षमता है, एक लिमिट तक ही कोई चीज़ होता है, लिमिट से बाहर आप क्रॉस करेंगे तो वो वापस फिर वो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो लड़कियां बहुत ही हमेशा से शांत रहने वाली हैं, बातों को गटक जाती हैं, घर की बातों को कि भाई चलो
पति का बेइज्जती हो जाएगा, चाहे पापा का बेइज्जती, दोनों तो मेरे अपने हैं। लेकिन लड़के इस चीज़ को नहीं समझते। वो माने किसी के भी सामने पत्नी की बेइज्जती कर देते हैं, किसी के भी सामने बेटी की बीवी को बाहर बारी साबित कर देते हैं, और कहीं भी आके बीवी की चुगली शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको समझनी पड़ेगी कि माँ है या बीवी है या बहन है, सब तो स्त्री है। आप माँ को अगर प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो वो भी स्त्री है, वो भी पत्नी है। और उतना ही नहीं, माँ तो आपकी चली जाएंगी बीच सफर में छोड़ के आपको, पत्नी आपकी मरते दम तक साथ रहेंगी। अब कुछ तो उसको अपने बराबर समझिएगा। लेकिन अब आप उसको है वह कर रहे हैं, तो एक दिन तो उलट के दे देगी बढ़िया से। वही हो रहा है। हम तो वही मानते हैं, क्योंकि जो चीज़ आज तक होता आया उसका साइड इफेक्ट तो होना ही था। कहावत भी है, 100 सुनार का तो एक लुहाड़ का। अभी ये कैसे मान लिया लड़कों ने कि हम ही सिर्फ रूल कर सकते हैं? क्या यहाँ कोई लक्ष्मीबाई नहीं थी? यहाँ क्या रूल करने वाली कोई महारानी नहीं थी पहले? आपने औरतों के नाम नहीं जाने हैं अब तक? किस किस औरतों ने क्या क्या कांड करके रखे हैं? मतलब सॉरी, कांड नहीं, मतलब उनके जो ये रहा है, उनका अपना बोलबाला, अपना व्यक्तित्व रहा है, उनमें गट्स है औरतों में भी। आप कैसे मानते हैं कि आप दबा देंगे? और वो दबती नहीं है, एक्चुअली औरतें दबती नहीं हैं। ये उनका प्यार है, अपनापन है, जो वो इग्नोर करती हैं, वो दबती नहीं है। ये इस भ्रम में कभी भी कोई पुरुष ना रहे कि औरत दब रही है आपसे। वो सिर्फ ये चाहती है कि घर में हंगामा नहीं हो, बेमतलब का मारामारी नहीं हो जाए, फालतू का हंगामा ना हो जाए। इसके लिए वो उन बातों को वो गटक जाती है। वो सोचती है कि छोड़ो ना, कौन सा हंगामा होने करके क्या मिलने वाला, क्या मिलने वाला। क्योंकि उसको पता है हमें सच में कुछ नहीं मिलेगा। माँ बाप के यहाँ जाओ तो वहाँ से एक झाड़ मिलेगा, बाहर कहीं जाओ तो पैसे नहीं है, घर में रहो तो ये सुनेंगे, तो चलो बकने दो। ये सोच के औरतें इग्नोर कर देती हैं। लेकिन अभी क्या है कि लड़कियां, औरतें कमा रही हैं, और कमा रही हैं तो इसलिए कमा रही हैं कि उनको सच में ये इज्जत, अपना आत्मसम्मान प्यारा है। वो इसलिए नहीं कमा रही हैं कि उनको घर में 2 रोटी खाने को नहीं मिलेगा। वो पापा के यहाँ रहें या पति के यहाँ, इतना तो मिलेगा उनको, लेकिन फिर भी वो कमाना चाह रही है। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम घर में रह गए तो हमारी इज्जत का ये प्रकट करवा देंगे कि मैं ही कमाता हूँ तो तुम खाती हो, मैं कमाता हूँ तुम खाती हो, तुम सिर्फ खाती हो। ऐसा सुनने को वो तैयार नहीं है औरतें। आप नहीं बोल सकते ऐसा, आपका कोई राइट नहीं है। एक लड़की को लाया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, उसको पढ़ने नहीं दिया कि मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरा बाप दादा के यहाँ कोई लड़की औरत काम नहीं की है हमारे खानदान में, ऐसा बोल के आप उसको आगे बढ़ने नहीं देते। उसके बाद जब एक एज होती है 40-45, तब आप कहते हैं कि भाई तुम्हारा भार हमसे ना उठेगा, तुम तो सिर्फ करती क्या हो, खाली खाती हो, घर में खाती हो, हम ही हैं तो तुम जिंदा हो, अदरवाइज तुम मर जाओ, तुम तो मरी जाओगी। मतलब इस तरह के आप बोलेंगे तो ये कितना ही गंदा, बहुत चीप सा लग रहा है ना। तो ये आप किसी को भी अगर ऐसे, आपके कारण वो ऐसे है ना, आपने मना किया तभी उसने जॉब नहीं किया, आपने मना किया तो उसने पढ़ाई नहीं की, आपने मना किया तो उसने घर में रही वो लड़की, और फिर आप उसको कहेंगे कि तुम नहीं पढ़ी, तुम बेकार हो, तुम्हारा तो हम खर्च नहीं उठाएंगे अपना, समझो। ये क्या बात हुआ भाई? तब तो वो उलट के ऐसा कांड कर बैठेगी जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा। क्योंकि गुस्सा तो हर किसी को आता है। फिर आपने ये काम किया, फिर उसका रिस्पॉन्स, उसका जवाबदेही कौन है? फिर अगर आपको उसको नहीं सर्वाइव करना था होल लाइफ, तो आप उसको शुरू में ही कह देते भाई तू अपना कमाओ, तू अपना खाओ, हम अपना कमाए अपना खाए, एक छत में रहेंगे, बात खत्म, शादी, यही शादी है हमारा, एक कॉन्ट्रैक्ट है, बात खत्म, अपना अपना कमाओ, अपना अपना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तब औरत कहे कि नहीं कमाएंगे तुम्ही को देना, तब एक बात हुआ। अगर कोई औरत लड़की कमाना चाहती है तो वहां भी उसको प्रॉब्लम करते हैं। जो नहीं कमाना चाहती हैं वो तो उनका तो छोड़ ही दो, वो जमाना खैर अब पीछे गया। कमाना चाहती नहीं थी बच्चों के कारण, ये वो, अब तो लोग बच्चे को टांग के कमान जाती हैं। कैसे कैसे मैंने ट्रैफिक पर मैंने बच्चे को टांग के देखा, ट्रैफिक पुलिस काम कर रही थी, बच्चे को गोद में लेके एग्जाम देने गई थी महिला, तो बच्चे को लेके काम करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा है। शादी के बाद जैसा अपना रूप दिखाते हैं पुरुष ना, अगर ये रूप उनका शादी के पहले दिख जाए ना महिला को, तो वो शादी ही ना करे उससे, क्योंकि उसको अपना आत्मसम्मान इस रिश्ते से ज्यादा प्यारा है। ये चीज पुरुषों को समझना होगा, अदरवाइज जो रूप है आप देख ही रहे हैं, हम इसमें क्या ही बोल सकेंगे। फिर हम लोग तो खैर ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि लाइफ में कभी ये सब दिन भी देखना पड़ेगा, पर देखना पड़ा है, क्योंकि अब इन्होंने हद पार कर दी है। मैम, आपको क्या लगता है कि बिहार में महिलाओं और युवाओं को लेकर के कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए? नवयुवक लोग, वो लोग बहुत होशियार हैं और अपना फ्यूचर को समझ के, अपने करियर को समझ के काम कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है
कि जो वो अभी जो यंग टाइम में जो अपने लिए सोचते हैं या फिर देश के लिए, बिहार के लिए या फिर पीछे के जनरेशन के लिए, उसको कंटिन्यू रखें उसको, क्योंकि जब उनको उसके बाद जो कुछ भी फेस करना पड़ेगा वो कभी कभी आप जब एक्चुअली जब लोग यंग होते हैं ना तो उनमें सच्चाई ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया उतना देखा नहीं होता। तो उनको क्या होता है ना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सुधार देंगे, वो सुधार देंगे। तो ये जो जुनून है ना हमारे बच्चों में और महिलाओं में भी, लड़कियों में भी, तो इस जुनून को वो ख़त्म नहीं होने दें और उसको हमेशा याद रखें कि हमने एक चीज़ ऐसी लेके चली थी जिसे हमें निभाना है, जिसे हमें पूरा करना है। जो टास्क हमने लिया था कि हमें बिहार बदल देना है, हमें बिहार को अच्छा करना है, बिहार के बच्चों के लिए ये करना है, जो भी कुछ अच्छा सोचा उन्होंने, सामाजिक कार्यों में से लगे हुए हैं, तो इसको कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि एक समय जाने होने के बाद आप एक जगह पा लें, ऐसी पदवी कोई पा लें तो फिर आप एकदम चैन की नींद सो जाएं। नहीं, जब तक आप जिंदा रहें, अपने उसूलों पर कायम रहें और अपने जिन चीज़ों के लिए आपने इतना सेक्रीफाइस किया उन चीज़ों को का वैल्यू जो है अपने पीछे के जनरेशन को जरूर दें। कल के बिहार में और आज के बिहार में आपको क्या अंतर दिखता है? कल के बिहार में तो जब मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी या उस समय की बात है, तो रोड, बिजली, सबकी व्यवस्था बहुत ख़राब थी यहाँ पर, ऑब्वियसली बहुत ख़राब थी। और क्राइम वगैरह का भी जो रिकॉर्ड था वो, हम चूँकि छोटे थे तो उतना समझ नहीं पाते थे मे बी, और लेकिन अभी भी है। तो मैं आपको बताऊं कि जो दिखने की जो चीज़ें थी वो तो ठीक हैं, पर जो चीज़ें जो नहीं दिखती थी बट वो हैं, तो वो आज भी हैं। कि जैसे उसमें हो गया गुंडागर्दी है और हमारे यहाँ के, हाँ, जंगल राज टाइप का, थोड़ा मतलब मारा पीटी तुरंत में कर लिए, मैनर्स नहीं है बच्चों को में, डिसिप्लिन नहीं है, कहीं भी जाएंगे लाइन में लगना नहीं चाहते हैं, रोड पर जाते हैं तो हमने लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, जहाँ तहाँ घुस जाते हैं, रोड का उनको पता नहीं कैसे रूल्स क्या है रोड पर चलने के। और यहाँ के जो टेम्पो वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उनका जो हाल है, मतलब आदमी उसको बचाए कि खुद को बचाए, रोड पर ये हाल है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा अगर उन पर कुछ काम हो जाता तो शायद ये रोड का मतलब कुछ और चौगुना बढ़ जाता। जो सिर्फ अभी रोड दिख रहा है ना, ये रोड नहीं दिखता, तब ये सचमुच में लगता है कि हाँ कोई शहर है। और जैसा सबसे यहाँ पर गड़बड़ है, बच्चे जो हैं समझते नहीं हैं, बहुत स्पीड में बाइक लेके चलते हैं और ये चीज़ बहुत ख़राब है। आज के टाइम में ये मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन अभी के बच्चों का मैं ये देख रही हूँ, कहीं भी घुस जाते हैं। अरे भाई बच्चों, आप अकेले नहीं हो, आपकी फैमिली है पीछे, और जिन्होंने घर पर आपको जो भी वेट कर रहे हैं उनका ख्याल करके कम से कम तरीके से बाइक लेके, गाड़ी लेके चलो रोड पे। और अभी के जो भी है, जो गुंडागर्दी वगैरह है कि कहीं भी घुस जाएंगे, लड़ लेंगे, लड़ाई झगड़ा थोड़ा नहीं करो, सबसे थोड़ा अपना इमेज ख़राब होता है। और हर बात में गाली बोलना, हर बात में धमकी देना, और ये सब चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मतलब। और थोड़ा डिसिप्लिन में रहना, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, ये सब ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बिहार में पहले नहीं थी और आज भी नहीं के बराबरी हैं, मतलब आज भी वो चीज़ मुझे दिखती नहीं है। जब आप किसी को डिसिप्लिन के लिए बोलिए, मैनर्स के लिए थोड़ा समझाइए तो उसको बुरा लग जाता है, वो लड़ने लगता है। और ये चीज़ और भी बुरी लगती है कि भाई क्या, मतलब कैसे फिर सुधरेगा? आप किसी को नहीं बोल सकते कि तुम गड़बड़ कर रहे हो। आपने उसको गड़बड़ बोला नहीं कि आपको वो चौगुना गड़बड़ साबित कर देगा, बोलेगा ही नहीं, प्रूफ भी कर देगा। तो अब मतलब एक कहावत है ना, भैंस के सामने बीन बजा तो अब किसी को आप समझा नहीं सकते हैं। ये हाल है यहाँ पे। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है ना तो मतलब भेड़ के झुंड में है लोग और सभी एक साथ अटैक कर देंगे आपको, आप अकेले पड़ जाएंगे वहाँ पे। अगर आपने किसी को समझाने की कोशिश की तो एक को आप समझाएंगे, बाकी 100 पीछे से आ जाएंगे, क्योंकि बाकी 100 भी वैसे ही हैं। तो बहुत मुश्किल है इनको संभालना। 2025 में इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन का सीज़न चालू हो गया है और सभी लोग अपने अपने पार्टीज, अभी हाल में ही हमने एक ऑलरेडी वीडियो डाला था यूट्यूब पे जिसमें इलेक्शन पे खास चर्चा हुई थी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार बिहार में कौन सा सरकार आना चाहिए, किस शासन को यहाँ पे शासन करना चाहिए असल मायने में, क्योंकि लोग जंगल राज भी देख चुके हैं, लोग कांग्रेस का राज भी देख चुके हैं और लोग भाजपा का राज अभी देख रहे हैं।
तो आपको सबसे अच्छा राज किसका लगा, सबसे अच्छी पार्टी कौन सी लगी, और अपकमिंग इलेक्शन में कौन सी सरकार आपको लगता है ऐसा कि आनी चाहिए? बिहार में तो दो एक नए नए पार्टी भी अभी बने हैं, और हमने जब भी सोचा कि इसको आना चाहिए तो आकर के उसने गड़बड़ कर दी, इसको आना चाहिए, इसने आके गड़बड़ कर दी। तो ऐसे में किसको किसको ही बोला जाए। अभी हम बोले फलाना आ जाए, कल को वो आके वो भी गड़बड़ कर जाए। तो कुछ चीज़ यहाँ इस मामले में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान इस बार सीएम बनेंगे? नहीं नहीं बनेंगे। बिहार में आप काफ़ी वर्षों से स्ट्रगल करते आ रही हैं, तब जाकर के आप इस मुकाम पे पहुंची। तो हमारे पॉडकास्ट, हमारे इंटरव्यू के माध्यम से आप हमारे यूथ को, युवाओं को, महिलाओं को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, यानी अपने अनुभव के हिसाब से आप कौन सा ऐसा संदेश देना चाहेंगी जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो और उससे उन लोगों के अंदर कुछ जागरूकता आए? क्योंकि आज यूथ एक ऐसे मोड़ पे मुड़ता जा रहा है जहां आगे सिर्फ दी एंड है, आगे कोई रास्ता नहीं है। और महिलाओं में, चाहे वो लड़कियां हों, 16, 17, 18, 19, 20, 25 साल तक की लड़कियां हों, चाहे वो आज हमारे बच्चे हों, जितने भी, वो हर कुछ नशे की तरफ भाग रहे हैं। लड़के हो या लड़की, दोनों के पेरेंट्स जो हैं, सबसे पहले दोनों को एक साथ कमांड कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि लड़की निकली है तो पीछा करो, बेटा देखो कहाँ गई, बेटा आई क्यों नहीं, बेटा भाई फिक्र करे जा रहे हैं उसकी, और लड़का गया तो आ जाएगा ना, आ जाएगा, देख लेंगे, होगा आसपास ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है लड़की कोई बाहर गड़बड़ कर रही है तो उसके साथ गड़बड़ करने वाला एक लड़का ही है। तो अगर आपका लड़का नहीं निकलेगा तो फलाने की लड़की बचेगी, और अगर फलाने का लड़का नहीं निकलेगा तो आपकी लड़की बचेगी। तो इस चीज़ को समझना होगा कि दोनों को ही कमांड करना चाहिए। तो और दूसरी बात क्या, बच्चों को खुद समझना होगा कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, पढ़ाई, जॉब, कैरियर या पार्टी पॉलिटिक्स। क्योंकि हमारे बच्चे, युवा आजकल सिर्फ नशा के कारण ही बर्बाद नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स के कारण भी बर्बाद है। ये नेता लोग उनको बहका देते हैं वोट के टाइम में, और उनको इतनी समझ नहीं होती, एज कम होता है, उनका टीन एज है, गोल्डन टाइम है उनका पढ़ाई लिखाई का। वो बेचारे दो पैसे के लिए कहिए या फिर घूमने फिरने के शौकीनी होती है उस एज में लोगों को, बच्चों को, उसके कारण बच्चे इधर उधर चले जाते हैं और सालों भर उसमें उनका बर्बाद हो जाता है। लड़कियां हैं जो फैशन के मामले में आगे तो आना चाहती हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती है। तो फैशन या कुछ भी कीजिए तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रही हैं, किन से मिल रही हैं, सचमुच में वहाँ इवेंट होता भी है कि नहीं, उसके प्रोड्यूसर कौन है या फिर कैसे लोग हैं। क्योंकि इसमें ना बहुत तरह की, पैसे तो आपके बर्बाद होंगे ही, आपकी इज्जत भी खराब हो सकती है। तो इस चीज़ को लड़की को बहुत स्ट्रिक्ट होकर के अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब आप इस मामले को बिल्कुल टाइट रहो कि हमारा जो रूल है अपने हिसाब से जीने का, एक जगह इज्जत से रहना है, इसको छोड़ के जो भी बात करनी है कर लो, पैसे जाएं तो जाएं, लेकिन हम इधर उधर ना होने वाले हैं। ये एक माइंड सेटअप होना चाहिए लड़कियों में कि हमारी कोई बेइज्जती नहीं कहीं कर सकता, और हम कहीं भी गिरेंगे नहीं पैसों के लिए या पब्लिसिटी के लिए, कि हमें इतनी पब्लिसिटी मिल जाएगी तो नाम मिल जाएगा, नेम फेम हो जाएगा, हमारे पेपर में नाम आ जाएगा, टीवी में, उसके लिए जाके कहीं भी बढ़ जाएंगे, किसी से भी मिल लेंगे, किसी से भी बात कर लेंगे। अगर किसी ने कोई कंधे पर भी हाथ रख देना तो अलर्ट रहो, उसने कंधे पर हाथ क्यों रखा, क्योंकि ये वो न तो ये वो युग है, न ये वो समाज है एक पुरुष किसी महिला को आगे बढ़ाने के लिए कंधे पर हाथ रखेगा। अब वो समय चला गया है। तो अगर कोई ऐसे आपके साथ पेश आता है तो थोड़ा सा अलर्ट रहो। और लड़कों को भी है कि पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करें, पढ़ाई लिखाई करें। माँ बाप के सपने हैं कि भाई मेरे बच्चे पढ़े लिखें और नाम कमाएं, पैसे कमाएं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। बच्चे हमारे बहुत जोशीले हैं और जोश जोश में जो है वो उल्टा पुल्टा कर जाते हैं बार बार, लेकिन हम उम्मीद उनसे यही करते हैं
कि इस चीज़ को वो समझेंगे, सीखेंगे। अदरवाइज मैं अभी जितने इवेंट्स में गई हूँ, लड़के छोटे छोटे लड़के ही हैं, बहुत कम एज के बच्चे हैं, बट मुझे अच्छा लगा उनसे मिल करके कि ये चीज़ ये बच्चे अभी इस चीज़ को सुधार रहे हैं, जो हमारे एक टाइम में आज से 20 साल पहले नहीं था। तो अभी ये चीज़ बच्चे सुधार रहे हैं इस चीज़ को। आज के जनरेशन के बच्चे जो थोड़ा होशियार हैं, और इस तमीज़ से बात करना, तमीज़ से पेश आना और बातों को सुनना, ये बड़ी चीज़ है कि आपको जब कोई कुछ कह रहा है तो आप सुनिए आराम से कि फलाने सामने वाला क्या कह रहा है, और तब उसका उत्तर दीजिए। बीच में बात को नहीं काटिए, और जब भी कुछ कहना हो आराम से बात कीजिए। लड़ाई झगड़ा करके हाइपर हो करके नहीं बात कीजिए, क्योंकि आपका ये स्मूथनेस, आपका ये बिहेवियर, ये आपके डिसिप्लिन होने का सबूत है। और आपका जो मैनर्स है यहीं से झलकता है कि आप बात कैसे करते हैं, सामने वालों को आप कैसे इम्प्रेस करते हैं। आप किसी को भी सबसे पहले बात करके ही इम्प्रेस कर सकते हैं, और रुपया पैसा या फिर कुछ भी गिफ्ट आप बाद में देंगे। पहली जो इम्प्रेशन होती है कहीं भी आदमी का, एक पर्सनैलिटी, जब हम किसी को रीड करते हैं तो सबसे पहले होता है कि उसने कैसे बात किया, उसकी बोलने की तरीका, उसका बोलने का तरीका क्या है। ग्रूमिंग के क्षेत्र में करियर बहुत अच्छा है, बट पटना में लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ के लोग पेमेंट भी नहीं कर पाते। अगर किसी के यहाँ ग्रूमिंग क्लासेस दो तो अच्छा पेमेंट नहीं करता, टाइम पर नहीं देता या नहीं देता, ये भी होता है कि नहीं देता। तो यहाँ मुफ्त की चीज़ें लोगों को ज़्यादा चाहिए होता है। तो इन सब कारणों से मैं यहाँ ज़्यादा मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरा जो भी काम होता है तो मैं बाहर ही बाहर करती हूँ। कुछ एक लड़कियाँ अगर पर्सनली बात करती हैं, मिलती हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुंबई वगैरह ठीक है। डांस का कंपटीशन था, हाँ अभी ये याद आ रहा है मुझे, और एक और मदेसर का था, तो इसका भी डांस स्कूल में ही था और मैं गई थी। बिहेवियर भी बहुत अच्छा इनका है। एक रहमान करके लड़का है, उसका भी अच्छा है। मुजफ्फरपुर का उसका इवेंट्स वगैरह था तो मैं वहाँ भी गई थी। इन बच्चों ने काम अच्छा यहाँ पर किया है। और आई थिंक एक बाइबर करके लड़का है, हाँ वो भी है, बट उसका अब नहीं हो रहा। उसका एक ही सीज़न मैं गई थी, फर्स्ट टाइम जो मैं गई थी उसके पास, तो मैंने उसका एक ही सीज़न देखा, बट उसके बाद मैं गई नहीं। मतलब उन्होंने कोई इवेंट किया नहीं, शायद कुछ और काम में लगा है। फैशन इंडस्ट्री वो दूसरा इंडस्ट्री है, जैसे कि जिसमें दिन रात एक बॉन्ड बनता है, एक पेपर्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब मॉडल्स काम करते रहती हैं, कभी उस सोप के लिए, कपड़े के लिए, ये ज्वेलरी के लिए, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है उनका। वो पेड होता है, कोई अनपेड होता है, कोई कॉलैब होता है। तो उसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब जहाँ आदमी है, एक पुरुष है, एक महिला है, तो उसमें क्या हो सकता है उनके, तो वो दूसरी बात है। लेकिन जहाँ पर है कि हम ये चीज़ है कि नहीं, हमें ये पेजेंट्स की बात मैं जहाँ कर रही हूँ, तो इसमें ऐसा नहीं है जो वो उसमें है, क्योंकि पेजेंट्स तो एक कंपटीशन जैसा होता है कि जहाँ देश विदेश की महिलाएं आती हैं, मॉडल्स आती हैं, अपने आप को प्रूव करती हैं। टैलेंट राउंड होता है उनका उनका इंट्रो राउंड होता है, ट्रेडिशनल राउंड होता है। इन सब राउंड में उनके नंबर मिलते हैं उनको, उसके बाद वो चुनी जाती हैं जजेस के द्वारा, उनके क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो वो दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, ये दोनों एक नहीं है। इसमें से कुछ निकल के भले उस लाइन में चली जाती हैं तो वो कंटिन्यूसली उसमें लगी रहती हैं, दूसरी बात है। उसमें से निकल के फिर कुछ फिल्म में चली जाती हैं, वहाँ क्या करती हैं फिर अपना, उनकी दूसरी बात है। लेकिन जहाँ कंपटीशन की बात है वहाँ ये चीज़ नहीं होती है। यहाँ सिर्फ कंपटीशन होता है कि हमें आगे जाना है, हमें आगे जाना है। तो हमारे कॉस्ट्यूम कैसे होना चाहिए, हर राउंड का अलग अलग कॉस्ट्यूम है, तो उसमें कैसे होना चाहिए, टैलेंट में क्या हमें दिखाना है, उसका तैयारी, तो ये दूसरा चीज़ होता है, वो दूसरा चीज़ होता है। ये आप तीनों को एक जगह नहीं कर सकते। बॉलीवुड दूसरी दुनिया है, वहाँ तो कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ है, और उस बाहरी आदमी कोई घुसता है तो उसको सब मिलके एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको सब मिलके मतलब वहाँ पर दुर्गति करते हैं उसकी। तो ये वो दूसरी दुनिया है। बॉलीवुड में कुछ एक लोगों का कब्जा है, समझ लो। तो वहाँ कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जो कि बाहरी लोगों को नहीं घुसने देना चाहते हैं। उनके अपने बच्चे वहाँ जाएंगे, भतीजे जाएंगे, दादी नानी मामी जो भी जाए, उनका फैमिली का, बाहर वाला नहीं जाएगा। तो इस तरह से वो दूसरी दुनिया है, ये दूसरी दुनिया है, ये सब अलग अलग है। ये बॉलीवुड और इसका प्रेजेंट का कहीं कोई तालमेल नहीं है। जितनी भी डेवलपमेंट हो रही हैं उन सबों को यहाँ की जनता बस रहने दे सुरक्षित, गंदा नहीं करे, तोड़े नहीं, चीज़ें चुराए नहीं वहाँ से। जैसा कि नट बोल्ट खोल रहे थे एक पुल पर से, और आपके ही किसी रील में देखा था मैंने। तो वो चीज़ बताओ, अगर ऐसे करेगी यहाँ की जनता। मैंने कहा ना, मैनर्स नहीं यहाँ के बच्चों को सिखाते उनके पापा मम्मी। तो जब बच्चे ऐसे हैं तो बना हुआ पुल भी बैठ के कोड़ेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, पूछोगे तो भाग जाएंगे। तो ऐसे में बेचारी सरकार क्या करेगी।
तो सरकार तो मना करती है दारू नहीं पियो। अभी आप बताओ, जितने गड्ढे खुल रखे हैं सब में दारू के बोतल निकल गए, इतने इतने रोड पर जमा है, उसमें अब सरकार क्या करेगी? तो सरकार को क्या कहेंगे, सरकार अपना काम में लगी हुई रहती है, बाकी इस जनता के हवाले है। तो जो जनता इतनी अशिक्षित है, इतनी मैनरलेस है, इतनी मतलब शेमलेस भी है, तो वो क्या है, वो रहने देगी तब तो? अरे जनता में ही कोई ये है नहीं, सेंस नहीं है कि ये चीज़ें मेरे लिए बनाई जा रही हैं तो हम इनको रहने दें अच्छे से, ताकि हम, हमारे बच्चे सभी इसका इस्तेमाल कर सके, सबको सहूलियत हो। आगे भी नहीं समझते। अब इसके लिए फिर क्या कहेंगे? इसके लिए सरकार को दोष नहीं दे सकते, सरकार तो अपना काम अच्छे से कर रही है। जो उन्होंने ग्रेटर पटना का एक मैप था तो उसके अकॉर्डिंग तो उससे ज़्यादा काम हो रहा है। पहले का पटना अच्छा था कि अभी का? नहीं, देखने में तो बिल्कुल अभी का पटना अच्छा है, नो डाउट। अभी तो भी पटना ऊपर से देखें, फ्लाइट से देखें तो बहुत सुंदर लगता है। बस यहाँ पे जनता को हाथ जोड़ते हैं, कृपा करके इसको सुंदर रहने दो भाई सुंदर रहने दो बस।